हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 ईडियम एंड फ्रेजेस और आज का जो हमारा पहला ईडियम है वो है प्लॉ द सेंट्स। प्लॉ द सेंट्स का मतलब होता है फ्यूटाइल लेबर, मतलब व्यर्थ का प्रयास करना। टू बिजी वन सेल्फ इन अ वे विच कैन नॉट लीड टू एनी प्रॉफिटेबल रिजल्ट। टू बिजी वन सेल्फ मतलब अपने आप को बिजी रखना किसी भी काम में, वो इस तरीके से जिसका कोई विच कैन नॉट लीड टू एनी प्रॉफिटेबल रिजल्ट, जिसका कोई प्रॉफिटेबल रिजल्ट ना निकले, जिसका कोई भी परिणाम ना निकले, उसको हम बोलते हैं प्लॉ द सेंट्स। इस इडियम को हम याद कैसे रखेंगे? प्लॉ का मतलब होता है खेत जोतना या फिर हल चलाना, और सेंट्स का मतलब होता है रेगिस्तान। तो अगर कोई रेगिस्तान में हल चला रहा है तो वो व्यर्थ का प्रयास कर रहा है, ऐसा प्रयास कर रहा है जिसका कोई भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है लीड टू, तो ये लीड के साथ टू का यूज़ होता है, और यहाँ पे लीड के साथ टू ये जो लगा हुआ है ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। तो लीड के साथ टू का यूज़ होता है, इसका मतलब होता है रिजल्ट इन, मतलब परिणाम को बोलते हैं। लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, परिणाम। नेक्स्ट है पुल अ लॉन्ग फेस। पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है टू लुक सैड, मतलब उदास होना या फिर चेहरा उतर जाना, उसको हम बोलते हैं पुल अ लॉन्ग फेस। तो अगर कोई भी उदास है, किसी का चेहरा उतरा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसका मतलब फेस जो है वो लॉन्ग हो गया है, उसका फेस लॉन्ग हो गया है। इसको हम थोड़ा बहुत ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि कोई भी उदास हो गया है तो उसका जो फेस है, उसका जो चेहरा है वो मतलब लॉन्ग हो गया है, बड़ा हो गया है। तो पुल लॉन्ग फेस का मतलब हो जाएगा टू लुक सैड, उदास होना या फिर किसी का चेहरा उतर जाना, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है पुल वन सॉक्स। पुल वंस सॉक्स अप, इसका मतलब होता है वर्क हार्ड, मतलब कड़ी मेहनत करना, उसको हम बोलते हैं पुल वंस सॉक्स अप। अब हम इस इडियम को याद कैसे रखेंगे? हम मान लेते हैं कि कोई भी एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है कि बहुत बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और उसने सॉक्स पहना हुआ है, मतलब जिसको हम मोजा बोलते हैं, उसने सॉक्स पहना हुआ है, और वो इतनी मेहनत कर रहा है कि उसका सॉक्स, उसका जो मोजा है वो बार बार नीचे उतर जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि उस सॉक्स को बार बार पुल कर रहा है, बार बार खींच रहा है ऊपर की तरफ, उस सॉक्स को बार बार पुल कर रहा है, मतलब खींच रहा है अप, ऊपर की तरफ। इसका मतलब कि वो हार्ड वर्क कर रहा है। तो पुल वंस सॉक्स अप मतलब कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसका सॉक्स बार बार नीचे चला जा रहा है, तो वो अपने सॉक्स को अप कर रहा है, खींच रहा है, ऊपर कर रहा है बार बार। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है। तो पुल वंस सॉक्स अप का मतलब हो जाएगा कड़ी मेहनत करना। नेक्स्ट इडियम है पुल स्ट्रिंग्स। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस सीक्रेटली, मतलब किसी भी चीज़ पर गुप्त रूप से प्रभाव डालना, उसको हम बोलते हैं पुल स्ट्रिंग्स। इस इडियम को हम याद रखेंगे कि स्ट्रिंग्स का मतलब होता है डोरी। स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है? डोरी होता है। तो जो कठपुतली जो नचाते हैं, वो क्या करते हैं कि छिप कर डोरी के सहारे उस कठपुतली को नचाते हैं। वो क्या करते हैं कि छिप कर उस कठपुतली को नचाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि गुप्त रूप से किसी भी चीज़ पे प्रभाव डालना, गुप्त रूप से काम करना, उसको हम बोलते हैं पुल स्ट्रिंग्स, टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस सीक्रेटली। नेक्स्ट है पिरिक विक्ट्री। इसको पढ़ते हैं पिरिक। पिरिक विक्ट्री का मतलब होता है विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट, मतलब ऐसी विजय जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई हो, ऐसी जीत जिसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई हो, उसको हम बोलते हैं पिरिक विक्ट्री। तो इस इडियम के पीछे एक कहानी है, और वो कहानी ये है कि एपिरस एपिरस राज्य के जो राजा थे पाइरस, एपिरस राज्य के राजा पाइरस, उनकी लड़ाई रोमन सेना से हुई, और वो उस युद्ध में जीत भी गए। लेकिन क्या हुआ था उस युद्ध में कि उनकी बहुत ज़्यादा सेना मारी गई थी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी विजय जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी हो या फिर स्वयं का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो, उसको हम बोलते हैं पिरिक विक्ट्री। तो जो पायरस राजा थे, उनको उस युद्ध में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि उनकी ज़्यादातर सेना मारी गई थी। तो ये जो इडियम है वो वहीं से आया है कि पायरस राजा से बना है पिरिक विक्ट्री, मतलब पायरस राजा की विक्ट्री। तो पायरस राजा की विक्ट्री कैसी थी? उनको बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी थी अपनी जीत के लिए। नेक्स्ट है प्लॉ अ लोनली फरो। प्लॉ अ लोनली फरो का मतलब हो जाएगा डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू नॉट वांट टू डू, मतलब वो काम करना जो और कोई न करना चाहता हो, उसको हम बोलते हैं प्लॉ अ लोनली फरो। अब इस इडियम को हम कैसे याद रखेंगे? प्लॉ अ लोनली फरो, इसमें एक वर्ड आया है प्लॉ, और प्लॉ हमने पढ़ा कि प्लॉ का मतलब होता है खेत जोतना या फिर हल चलाना। तो खेत में कोई क्या कर रहा है कि खेत में हल की सहायता से अकेले ही लकीर खींच रहा है। खेत में हल की सहायता से अकेले ही लकीर खींच रहा है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि पुराने ज़माने में लोग हल से खेत को जोता करते थे, मतलब बैल के पीछे हल लगा देते थे और उससे खेत को जोता करते थे। तो जब खेत को जोतते हैं तो उसमें लकीर बन जाती है, खेतों में लाइन बन जाती है। और ये पहले के ज़माने में होता था, लेकिन अब क्या होता है, अब लोग ट्रैक्टर से खेत को जोतते हैं या फिर और भी बहुत सारी मशीनों से खेत को जोतते हैं। तो मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो अभी भी क्या कर रहा है कि खेत को जोत रहा है। और वो कैसे? मतलब हल से, बैल के पीछे हल लगा के वो खेत को जोत रहा है। तो खेत को जोत रहा है और लाइन बन रही है। तो प्लो अ लोनली फरो का मतलब हो जाएगा कि वो आदमी ऐसा काम कर रहा है जो इस ज़माने में कोई नहीं करता। क्योंकि इस समय लोग क्या करते हैं कि ट्रैक्टर से खेत को जोतते हैं, और वो क्या कर रहा है, वो पर्सन क्या कर रहा है कि मतलब हल से खेत को जोत रहा है। तो प्लो अ लोनली फरो का मतलब हो जाएगा डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू नॉट वांट टू डू, वो काम करना जो और कोई न करना चाहता हो। नेक्स्ट है पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब होता है डू एवरीथिंग यू कैन टू मेक समथिंग सक्सेसफुल। तो पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब हुआ सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना। सफल बनने के लिए हर संभव प्रयास करना, उसको हम बोलते हैं पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। डू एवरीथिंग मतलब सब कुछ करना, यू कैन टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, जो आपको सक्सेसफुल बनाता हो, वो हर एक चीज़ करना। अब इस इडियम को हम याद कैसे रखेंगे कि स्टॉप्स का मतलब हुआ कि रुकावट या फिर बाधाएं, और पुल आउट का मतलब हुआ खींचकर हटा देना। तो आप क्या कर रहे हो कि आपके रास्ते में जितने भी स्टॉप्स आ रहे हैं, जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, उनको आप खींचकर हटा दे रहे हो। आपके रास्ते में जितने भी स्टॉप्स आ रहे हैं, जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, उनको आप पुल आउट कर रहे हो, मतलब खींचकर हटा दे रहे हो। तो मतलब आप सफल बनने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हो, पूरा प्रयास कर रहे हो। तो ये इडियम हम ऐसे याद रखेंगे, पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, मतलब हर संभव प्रयास करना, आकाश पाताल एक कर देना। नेक्स्ट है पुट योर फुट डाउन। इसका मतलब होता है यूज योर्स अथॉरिटी टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो अपने अथॉरिटी का प्रयोग करना, मतलब अपने अधिकारों का प्रयोग करके किसी को कोई काम करने से रोक देना, उसको हम बोलते हैं पुट योर फुट डाउन। तो इस इडियम को हम थोड़ा बहुत ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जैसे कि आपके पास थोड़ा बहुत अधिकार आ गया है, आप थोड़ा बहुत मतलब ऊंचे पोस्ट पे चले गए हैं, तो आप क्या कर रहे हो कि आप अपने फुट को डाउन कर रहे हो। मतलब आप अपने कोई सक्सेस होना चाहता है तो आप क्या कर रहे हो कि उसके रास्ते में आप मतलब रुकावट बन रहे हो, मतलब अपना पैर आप उसके रास्ते में रख रहे हो।
तो आप अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हो और उसको सामने वाले को कोई काम करने से रोक रहे हो। इस इडियम को हम थोड़ा बहुत ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। पुट योर फुट डाउन मतलब आप अपना पैर रख रहे हो उसके रास्ते में, अपने फुट को डाउन कर रहे हो मतलब उसके रास्ते में रख रहे हो। तो आप अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हो ताकि वो उस काम को ना कर सके। तो अपने अधिकार का प्रयोग करके किसी को कोई काम करने से रोकना, उसको हम बोलते हैं पुट योर फुट डाउन। नेक्स्ट है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब होता है पुट थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, मतलब कि गलत क्रम में चीज़ों को रखना, उसको हम बोलते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब इस इडियम को हम कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है कार्ट, ये जो कार्ट है ये मतलब घोड़ा गाड़ी होती है। ये जो कार्ट है ये घोड़ा गाड़ी होती है। तो और हॉर्स का मतलब घोड़ा होता है। तो घोड़ा गाड़ी में क्या होता है कि घोड़ा आगे होता है और कार्ट पीछे होता है। लेकिन अगर क्या कर दिया जाए कि कार्ट को घोड़े के आगे रख दिया जाए और घोड़े को पीछे कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर वे में हो जाएगा, मतलब रॉन्ग ऑर्डर में हो जाएगा, गलत क्रम में हो जाएगा। तो गलत क्रम में चीज़ों को रखना, अगर हम कार्ड को आगे रख दें और हॉर्स को पीछे रख दें तो गलत क्रम हो जाएगा वो। तो पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स का मतलब हो जाएगा पुट थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, गलत क्रम में किसी भी चीज़ को रखना। नेक्स्ट है पिनेलप्स वेब। पिनेलप्स वेब का मतलब होता है एन एंडलेस जॉब, मतलब कभी खत्म ना होने वाला काम, उसको हम बोलते हैं पिनेलप्स वेब। अब इस इडियम को हम याद कैसे रखेंगे? इस इडियम के पीछे की कहानी ये है कि ये जो पिनेलप लिखा हुआ वर्ड है, ये पिनेलप महाकवि, मतलब एक होमर होमर थे महाकवि, उनकी रचना थी ओडिसी। उसका मुख्य पात्र था ओडिसस। तो ओडिसस की पत्नी थी पिनेलप, और जो ओडिसस था वो इथका का राजा था। तो आपने मतलब ट्रोजन मूवी है, एक ट्रोजन मूवी है, उस मूवी से मतलब थोड़े बहुत इडियम आए हुए हैं, वो आपने मूवी देखी होगी। वो हॉलीवुड मूवी है जिसमें मतलब ट्रोजन एक बहुत ही मतलब एक योद्धा था वो। ये हॉलीवुड मूवी है, ये आपने देखी होगी। नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो पिनेलप जो पिनेलप था, तो पिनेलप ओडिसस की पत्नी थी। तो ये जो ओडिसस था वो ट्रोजन के युद्ध में गया हुआ था 20 वर्षों से। तो ये जो उसकी पत्नी पत्नी थी पिनेलप, उसने वो मतलब 20 वर्षों से उसका इंतजार कर रही थी। उसने 20 वर्षों तक अपने पति ओडिसस का इंतजार किया। क्यों? क्योंकि ओडिसस जो था वो ट्रोजन के युद्ध में गया हुआ था। और जो पिनेलप स्त्री थी वो बहुत ही सुंदर स्त्री थी। तो उसके पति की अनुपस्थिति में, मतलब उसका पति नहीं था, तो बहुत सारे लोग उससे शादी करने आते थे, बहुत सारे लोग उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें टालती रहती थी। तो इसके लिए उसने क्या किया कि एक जालीदार कपड़ा बुनने का बहाना उसने किया। मतलब वो धार्मिक कामों में लीन हो गई, धार्मिक कार्य करने लगी, और उसने एक जालीदार कपड़ा बुनने का बहाना बनाया। तो जो भी उनसे शादी करने आते थे वो उनसे ये कहती थी कि कपड़े को बुन लेने पर वो उससे विवाह करेगी। वो जो भी कपड़ा बुन रही थी उसको बुन लेने पर वो उन लोगों से विवाह करेगी, वो ऐसा कहती थी लोगों से। लेकिन जब रात होती थी तो वो क्या करती थी कि उस कपड़े की सिलाई को फिर से खोल देती थी। तो इस तरीके से वो अपने पति के आने तक उन्हें टालती रही। तो यहीं से ये इडियम आया है पिनेलप्स वेब। इसका मतलब होता है कि कभी खत्म ना होने वाला काम। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है वेब, इसका मतलब होता है जाल। और पिनेलप, ये जो पिनेलप वर्ड है ये मतलब उस राजा की पत्नी थी। तो पिनेलप्स वेब मतलब पिनेलप्स का जाल। इस इडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं, पिनेलप्स वेब। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद हम इस इडियम को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं कि पिनेलप्स वेब
मतलब पिनेलप्स का जाल, मतलब वो जो भी जालीदार कपड़ा बुन रही थी, जो भी जालीदार कपड़ा बना रही थी, तो उससे हम याद रख सकते हैं। वेब का मतलब होता है जाली, मतलब जाला जो होता है, मकड़ी का जो जाला होता है उसको बोलते हैं वेब। तो पिनेलप्स वेब मतलब पिनेलप्स का जाल। तो उसने एक ऐसा जाल बिछा रखा था, वो ऐसा जालीदार कपड़ा बुन रही थी जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो पिनेलप्स वेब का मतलब हो जाएगा एन एंडलेस जॉब, कभी ना खत्म होने वाला काम। नेक्स्ट इडियम है क्वियर फिश। इसका मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन। मतलब स्ट्रेंज पर्सन जो विचित्र हो, अजीब हो, उसको हम बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं क्वियर फिश। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है क्वियर, अगर हम इस वर्ड को अलग से पढ़ें तो इसका मतलब ही होता है स्ट्रेंज और अनयूजुअल, मतलब अजीब या फिर असामान्य। तो अगर मैं इस क्वियर वर्ड के का एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं कह सकता हूँ हिज फेस वॉज अ क्वियर पिंक कलर। मतलब उसका जो फेस था वो पिंक कलर का तो था, लेकिन कुछ अजीब पिंक कलर का था। क्वियर पिंक कलर मतलब कुछ अजीब ही पिंक कलर का था। तो क्वियर फेस का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन, विचित्र व्यक्ति को बोलते हैं। नेक्स्ट है क्विजोटिक प्रोजेक्ट। इसका मतलब होता है फुलिशली आइडियल। तो इसका मतलब होता है अव्यावहारिक या फिर कोई भी फुलिशली मूर्खतापूर्ण कोई भी आइडिया हो, मूर्खतापूर्ण कोई भी आइडिया हो, कोई भी काम हो, उसको हम बोलते हैं क्विजोटिक प्रोजेक्ट। या फिर हम बोल सकते हैं, अच्छा यहाँ पे जो वर्ड क्विजोटिक है, इस क्विजोटिक वर्ड का मतलब होता है इमेजिनेटिव और होपफुल बट अनरियलिस्टिक। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है क्विजोटिक, इसका मतलब होता है इमेजिनेटिव या फिर होपफुल बट अनरियलिस्टिक। मतलब कोई भी आइडिया है जो कि इमेजिनेटिव है, होपफुल है, मतलब आपको आशा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो अनरियलिस्टिक है, वो रियल में नहीं है, वो क्या है, इमेजिनेटिव है। तो क्विज़ाटिक प्रोजेक्ट का मतलब होता है अव्यावहारिक और मूर्खतापूर्ण वाली आइडिया या फिर वैसा काम। नेक्स्ट है क्वियर समबडी स्पीच। इसका मतलब होता है अपसेट वंस प्लान। तो मतलब किसी की योजनाओं को उलट देना, उल्टा कर देना, उसको हम बोलते हैं क्वियर समबडी स्पीच। नेक्स्ट है रूट एंड ब्रांच। इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से। इस इडियम को हम याद कैसे रखेंगे? रूट का मतलब होता है जड़ और ब्रांच का मतलब होता है शाखा। तो अगर कोई पेड़ है, उसका रूट मतलब उसकी जड़ भी है और ब्रांच उसकी शाखा भी है, तो वो अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। तो रूट एंड ब्रांच का मतलब हो जाएगा कंप्लीटली। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब होता है टू ग्रैस्प द हिडन मीनिंग, मतलब छिपा हुआ अर्थ निकालना। तो अगर कहीं पे भी दो लाइन में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, कहीं पे भी दो लाइन बनी हुई है और कहीं पे भी दो लाइन बनी हुई है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप उन दोनों लाइन के बीच में जो भी लिखा हुआ है, दोनों लाइनों के बीच में जो भी छोटा छोटा लिखा हुआ है सेंटेंस, आप उसका अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब दो लाइन के बीच में ध्यान से पढ़ना, मतलब उसका छिपा हुआ अर्थ निकालना। नेक्स्ट है रन शॉर्ट। इसका मतलब होता है शॉर्टेज, कम पढ़ना, उसको हम बोलते हैं रन शॉर्ट। नेक्स्ट है रैन कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब होता है टू रैन हैवीली, मतलब भारी बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना जिसको बोलते हैं। तो रैन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है कि टू रैन हैवीली मतलब बहुत ज़्यादा भारी बारिश होना। नेक्स्ट है रन रियॉट। रन रियॉट का मतलब होता है टू वेंडर अनरिस्ट्रेंड, मतलब नियंत्रण से बाहर होना, अनकंट्रोल होना, उसको हम बोलते हैं रन रियॉट। नेक्स्ट है रैन और साइन। इसका मतलब होता है फेवरेबल और अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, मतलब अनुकूल या फिर प्रतिकूल परिस्थितियाँ, उसको हम बोलते हैं रैन और साइन। नेक्स्ट है रैंक एंड फाइल। इसका मतलब होता है कॉमन मैन, आम आदमी।
आम आदमी को हम बोलते हैं रैंक एंड फाइल। नेक्स्ट इडियम है हमारा राइट एंड लेफ्ट। इसका मतलब होता है इन ऑल वेज, हर तरीके से, चाहे राइट में जाओ चाहे लेफ्ट में जाओ, लेकिन ये काम करके ज़रूर आओ। इसका मतलब कि हर तरीके से ये काम होना चाहिए। तो राइट एंड लेफ्ट का मतलब हो जाएगा इन ऑल वेज। नेक्स्ट है राइज टू द ओकेज़न। राइज टू द ओकेज़न का मतलब होता है टू एक्ट एज द ओकेज़न डिमांड्स, मतलब अवसर के अनुसार कार्य करना। आपको अवसर मिल रहा है तो उसके अनुसार आप किसी काम को कर रहे हैं, उसको बोलते हैं राइज टू द ओकेज़न, टू एक्ट एज द ओकेज़न डिमांड्स। नेक्स्ट है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है ऑफिशियल डिले, जिसको हम बोलते हैं लाल फीताशाही या फिर सरकारी काम में अनावश्यक देरी। मतलब सरकारी काम में अगर देरी हो रही है उसको हम बोलते हैं रेड टेपिज्म। इस इडियम को हम ऐसे याद रखेंगे कि रेड टेप का मतलब होता है लाल फीता। तो ये जो लाल फीता है ये सरकारी फाइलों में लगाया जाता था, लाल फीते को। तो रेड टेपिज्म का मतलब हो जाएगा रेड टेप, और रेड टेप का मतलब हो जाएगा लाल फीता। तो जो भी सरकारी फाइलें होती थी पुराने ज़माने में वो लाल फीते से बंधी होती थी। तो रेड टेपिज्म का मतलब हो जाएगा ऑफिशियल डिले, लाल फीताशाही। नेक्स्ट है रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स। रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स का मतलब होता है कंप्लेसेंट या फिर सेल्फ सेटिस्फाइड, मतलब थोड़े में ही संतुष्ट हो जाने वाला, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाना, उसको हम बोलते हैं रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स। अब इस इडियम के पीछे की कहानी ये है कि ये जो वर्ड लॉरल लिखा हुआ है ये आया है लॉरस निबिलियस से। तो लॉरस निबिलियस जो कि एक मतलब सुगंधित पेड़ होता है और जिसकी पत्तियों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो पुराने ज़माने में ग्रीस में क्या होता था कि ग्रीस में खेल होता था। खेल में विजेताओं को इस पेड़ के पत्तियों की माला पहनाई जाती थी। ग्रीस में जो भी खेल होता था उसमें जो भी जीतता था उसको इस पेड़ के लॉरस निबिलस, इस पेड़ के पत्तियों की माला पहनाई जाती थी, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती थी वो बहुत ही मतलब अच्छी होती थी, खुशबू मतलब बहुत अच्छी आती थी। तो और ये जो था वो उपलब्धि का प्रतीक था, मतलब जीत का प्रतीक था। तो कोई भी क्या करे कि कोई भी इस थोड़ी सी उपलब्धि पर आत्मसंतुष्ट होकर आगे प्रयास करना छोड़ दे तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, मतलब थोड़े में ही संतुष्ट हो जाने वाला। नेक्स्ट है रॉक द बोट। रॉक द बोट का मतलब होता है अपसेट द बैलेंस, मतलब संतुलन बिगड़ जाना, संतुलन बिगाड़ देना, उसको हम बोलते हैं रॉक द बोट। अब इस इडियम को हम ऐसे याद रखेंगे कि रॉक का मतलब होता है चट्टान और बोट का मतलब होता है नाव। तो अगर कोई नाव किसी चट्टान से टकरा जाए तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, मतलब उसका जो बैलेंस है वो अपसेट हो जाएगा। तो रॉक द बोट का मतलब हो जाएगा अपसेट द बैलेंस, संतुलन बिगड़ जाना। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।